बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। एक शब्द है आकाशवाणी। हम अगर याद करें तो बहुत साल पहले जब हम रामायण महाभारत तमाम इस प्रकार के जो सीरियल देखा करते थे, उस वक्त देवताओं की जो वाणी होती थी वो आकाशवाणी होती थी। कई बार हम कई कहानियों में देखते हैं कि देवताओं ने आकाशवाणी करके कुछ बात कोई संदेश पहुंचाया है। भारत में अगर आकाशवाणी की बात हम करें तो ये भी एक सूचना का सबसे बेहतरीन और सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। कई लोग रेडियो से ही अपनी जो घड़ी है उसे मिलाते रहे हैं और एक समय था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब भी लोगों ने अपने आप को अप टू डेट अगर रखा तो वो सिर्फ आकाशवाणी से। आकाशवाणी को जिसे हम अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की एक रेडियो प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो के प्रसारण की अगर शुरुआत की बात करें तो मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया और आकाशवाणी तब से अब तक हमारी सेवा में निरंतर अपना काम कर रही है। अगर हम बात करें विविध भारती की, जिसमें विविध प्रकार के जो जानकारियां होती हैं, विविध प्रकार से हमारा मनोरंजन होता है, विविध प्रकार से हमें उसमें बहुत कुछ सामग्री ऐसी मिलती है जिसका हम सभी के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सब अपने जीवन को कई इसी प्रकार की जानकारियों से संचालित भी करते हैं। तो दोस्तों, रेडियो के प्रसारण में अगर हम बात अमीन सयानी साहब की अगर न करें, अमीन सयानी जो कि रेडियो, उनकी आवाज जो है वो एक तरह से रेडियो का प्रतिबिंब ही है, हम ये मानकर चलते हैं। यानी कि अमीन सयानी की आवाज मतलब रेडियो। ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज रहे हैं एक जमाने में कि हम अगर जब भी देवकी नंदन पांडे की बात करते हैं तो समाचार हमें याद आते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं जो कि रेडियो से जिनके नाम जुड़े हुए, चाहे मनोहर महाजन जी हो, ऐसे बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं रेडियो से, जिनका नाम लेते ही हमें एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है कि जो कि फिल्मी दुनिया के भी किसी बहुत बड़े कलाकार की तरह हम उनका सम्मान करते हैं, उनको जानते हैं। आज हम जिन सेलिब्रिटीज को इस कार्यक्रम में आपके सामने लेकर आएंगे वो रेडियो के पीछे से यानी कि रेडियो के माइक से बोलने वाले नहीं है, वो हमारे सेलिब्रिटीज हैं हमारे श्रोता जी। वो लोग जो इस रेडियो के प्रसारण को सुनते हैं और न सिर्फ आज से सुन रहे हैं, कई सालों से वो सुनते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज से हम आपकी आज इस कार्यक्रम में मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे वो क्या जानते हैं इस रेडियो के बारे में और वो क्या समझते हैं इस रेडियो के बारे में, साथ ही उनका क्या व्यू है इस रेडियो के भविष्य के बारे में। हम इस कार्यक्रम में जिनसे आज आपको मिलवा रहे हैं उसमें एक है पीयूष मेहता, जो कि काफी लंबी उम्र से, मतलब बहुत पहले से ये अपने रेडियो के प्रसारण को सुन रहे हैं। पीयूष मेहता जी मूलतः सूरत से हैं और बैंक से वो रिटायर हुए हैं, लेकिन रेडियो का साथ उन्होंने आज भी नहीं छोड़ा है। कई रेडियो प्रसारकों से उन्होंने मुलाकात कर ली है और बहुत सारे लोगों के वो प्रशंसक भी हैं, लेकिन रेडियो के बारे में उनकी क्या राय है हम उनसे जानेंगे। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में आज हमसे जुड़ेंगी नीलू मेघ जी, जो कि कवियत्री हैं, शायरा हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ की हैं और है बहुत सारी फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है, कई धारावाहिक आपसे जुड़े हुए हैं और लेखन के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से आप काम कर रही हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी आपने हासिल किए हैं। तो हम आपकी राय भी इस कार्यक्रम में लेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से रेडियो की श्रोता हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे। साथ ही और भी कई श्रोताओं को आपसे इस कार्यक्रम में हम मिलवाएंगे, जो कि अमरोहा से हमसे जुड़ेंगे यशपाल जी, अमरोहा उत्तर प्रदेश से। हम इनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस रेडियो के प्रसारण के बारे में। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आप सभी से है कि आप लोग आकाशवाणी से
किस किस प्रकार के कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सभी श्रोताओं से पहला सवाल यही करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अमूमन आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम सुनती हूँ। सुबह भक्ति कार्यक्रम से लेकर रात तक जितने भी कार्यक्रम बीच में आते हैं उनको मैं धीमी आवाज़ में सुनती रहती हूँ। अब जैसे कि इसमें महिलाओं के कार्यक्रम आते हैं, बच्चों के कार्यक्रम आते हैं, युवाओं के कार्यक्रम आते हैं, किसानों के कार्यक्रम आते हैं, फिल्मों की जानकारियाँ आती हैं, समाचार आते हैं और साहित्य के कार्यक्रम आते हैं, ड्रामाज आते हैं। तरह तरह के जो कार्यक्रम हैं इसमें आते रहते हैं, चाहे स्कूली शिक्षा के भी आते हैं। तो मैं अपने आकाशवाणी को जो है, चाहे वो अपना स्थानीय मेरा जो स्टेशन है रायपुर आकाशवाणी, उसको भी, विविध भारती को भी, उर्दू सर्विस को भी, तमाम जितने भी आकाशवाणी के चैनल हैं उनको मैं सुनती रहती हूँ और उसका मैं आनंद उठाती हूँ। ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम जो आज भी बोल सकते हैं, अमीन सयानी साहब का रेडियो स्टेशन पे हर बुधवार को पहले आता था बिना का गीतमाला। रेडियो उस टाइम कम थे, तो जिसके घर रेडियो होते थे उसके घर में या उसके बाहर लोगों का या होटलों में रेडियो बजते थे। तो बिना का आया तो सब काम किसी भी तरफ निपटाने का और वहां चले जाने का, तो होटलों का बिजनेस भी उस टाइम उसके कारण बढ़ गया था। वाकई तो इसका एक रीजन ये भी था, अमीन सयानी साहब को सुनने, उनकी आवाज तो सब बढ़िया थी ही, और उस समय में तो हफ्ते में एक ही दिन सुनने को मिलती थी। तो दूसरे कार्यक्रम उन्होंने बाद में शुरू किए, दूसरे रेडियो फिल्म के रेडियो प्रोग्राम या दूसरे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स, वो सब उन्होंने थोड़े बाद में किए। तो बाद में ये उनका आने का ये बढ़ा, लेकिन उस टाइम तो हर बुधवार को ही हमें ये करना, तो उनकी आवाज सुनने के लिए लोग बेचैन और बेताब रहते थे। यशपाल जी, मैं तो बचपन से लेकर ही उम्र से ही मैंने रेडियो सुनने का बचपन से इतना शौक था कि मैं बता नहीं सकता। कि सबसे पहले रेडियो सिलोन और विविध भारती पर जो प्रायोजित कार्यक्रम आते थे बचपन में, 8-9 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 9-10 साल की उम्र में ही प्रायोजित कार्यक्रम सुनने का इतना शौक लगता था। जब विविध भारती पर जैसे एस कुमार का फिल्म में मुकद्दमा, लक्ष्य सितारों की सरगम और जो फिल्मों के जो प्रायोजित कार्यक्रम आते थे जमाने में, तो वो उनका सुनने का बड़ा शौक था। जी, ये तो तय है कि बहुत सारे जो श्रोता हैं वो फिल्मी गानों को सुनने के लिए रेडियो को ऑन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समाचारों को सुनने के लिए रेडियो को शुरू करते हैं। हम अगर देखें तो आप लोग क्या सिर्फ फिल्मी गीतों की वजह से ही हमारा ये रेडियो लोकप्रिय है, या स्थानीय या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचना और जानकारी भी आप लोग सुनना पसंद करते हैं? गीत तो मनोरंजन का माध्यम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गीत जो हैं वो बेमतलब होते हैं। गीत में भी एक तत्व होता है, सार होता है, और वो जीवन की समझाइश होते हैं, आपको बहुत कुछ देते हैं, दुख में सुख में, आपके मनोयोग के अनुसार जो है आपको गीत जो है आपको बांधते हैं, आनंद देते हैं। और ये कार्यक्रम जब होते हैं, सूचना के हों, चाहे औद्योगिक हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हों, या हम जो भी सूचनाएं इस प्रकार की हमारे बीच में दी जाती हैं, उसके बीच बीच में भी अगर थोड़ा सा गीत का आगमन हो जाए तो जो नीरसता होती है वो थोड़ी भंग हो जाती है, और श्रोता जो है वो इत्मीनान से और मनोयोग से आपके कार्यक्रम को सुन पाते हैं। तो मुझे लगता है कि गीतों का स्थान तो बहुत बड़ा है और गीतों को वहाँ होना चाहिए, और आकाशवाणी तो ये समझिए गीतों की खान है और उसका उपयोग बराबर होते रहना चाहिए। श्रोता अपने नाम सुनने के लिए इतने एक जात की एक हरीफाई लगी है, उन्होंने स्पर्धा। जी जी जी, किनका नाम ज्यादा आता है रेडियो पे। तो ये एक साथ पोस्ट कार्ड 40-50 पोस्ट कार्ड कर देते हैं, एक आध डेट आगे पीछे करके, और उसपे एनी सॉन्ग, कोई भी गाना उसपे हमारा नाम जोड़ दीजिए। जैसे आज यूट्यूब पे हमें या गाना की वेबसाइट में ज्यादातर गाने हमें मिल जाते हैं। आज रेयर गाने जैसी चीज इतनी नहीं रही जितनी पहले थी जी। पहले हमारे यहाँ रिकॉर्ड प्लेयर क्या, टेप रिकॉर्डर या कुछ नहीं था। हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे आधार रखना पड़ता था। इसीलिए लोग फरमाइश भेजते थे, वो चीज समझ में आती थी कि भाई चलो गाना सुनने का दिल हुआ, फरमाइश भेजे। आज फरमाइश भेजने में क्या है, फोन इन प्रोग्राम शुरू किया, फोन इन में जेन्युइन फरमाइश आती
थी, लेकिन उसमें भी लोग, मैंने मार्क किया, अक्षियों के झरोखों से का जो टाइटल सॉन्ग है जी, या वो साईं बाबा वाला जो गाना है वो अमर अकबर एंथनी का, उनकी फरमाइश आज सुनी तो कल एक दूसरे श्रोता ने कर दी जी। और प्रेजेंटर्स में भी क्या है कि कुछ प्रेजेंटर्स और कुछ प्रोग्राम ऑफिसर्स जो एडिटर्स होते हैं वो रेयर गानों को अहमियत देते थे कि भाई चल ये रेयर गाना है तो उसको अहमियत दे। आज शुरू में जो फोन आ गए उनको ये करके फरमाइशी प्रोग्राम उन्होंने दे दिया और बाकी पीछे लगे हुए फोन में जो रेयर गाना है वो छूट गया। देखिए सर, एक तो मानना पड़ेगा कि रेडियो का जो स्कोप है वो कम हुआ है जी। काफी लोग अब जो है मोबाइल के ही जरिए, ऐप के जरिए ही रेडियो सुनना पसंद करते हैं या कोई गीत संगीत यूट्यूब के जरिए। तो सर ये तो मानना ही पड़ेगा कि अब जो है गांव में जितने भी युवा लोग हैं वो जो है रेडियो सुनना पसंद नहीं करते हैं। मुझे अगर मैं देखने निकल जाऊं तो मुश्किल से कहूंगा कुल जनसंख्या का 2% लोग भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं जो रेडियो सुनते हैं। जी 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 जी। ज्यादातर तो सभी लोग या तो यूट्यूब पर अपना वो चला देते हैं, अपने गाने उन्हीं पर सुनते हैं, स्पीकर के माध्यम से वो। तो बाकी तो लगता नहीं कि मुझे जो है अब जो हमारी जो पुरानी एक तरह से कहना चाहिए रेडियो के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए थे, हम अपने बचपन की बात बताएं तो हम तो ऐसे थे, इतने चिपटे हुए रहते थे कि एक होड़ सी रहती थी दूसरे लोगों में भी कि भाई आज हमने ये कार्यक्रम सुना या आपने हमारा फरमाइश में हमारा नाम सुना या नहीं सुना। तो इस तरह के कार्यक्रम में बड़ी ही उत्सुकता रहती थी। जी जी। लेकिन आजकल वो चीजें तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जितने भी हमारे कम उम्र के बच्चे हैं जो 30 साल से कम के हैं तो वो तो इन चीजों से बिल्कुल भी इनका इंटरेस्ट मुझे तो दिखाई देता नहीं। तो ये इंटरेस्ट आएगा कैसे? आपको क्या लगता है कि सिर्फ गाने सुनाने तक ही लोग, गाने सुनने तक ही लोग रेडियो से जुड़े हुए थे? गाने का ऑप्शन बदल गया तो लोगों ने रेडियो छोड़ दिया? जी सर, मैं आपका प्रश्न समझ गया। सबसे बड़ी बात ये है ना, कोई चीज हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो अपना आप ही घट जाती है। अच्छा। और जितनी कठिनाई से अगर वो प्राप्त होती है तो उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। जी जी जी। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम कैसेट का दौर चलता था, कभी हम अपने गाने सुनते थे तो उनको रिकॉर्ड कराने के लिए हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ता था कि वो पैसे भी शायद हमारे पास उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन जब वो गाने हम सुनते थे तो उनका सुनने का अंदाज और एक मतलब जहाँ हम खाने में कटौती कर देते थे, लेकिन गाने सुनने के लिए बड़े बेचैन रहते थे कि भाई ये गाना जरूर आज हमें अपने टेप रिकॉर्डर में सुनना है, मिलना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, गाने सुनना नहीं तक सीमित होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आज सेहतनामा जैसा एक विविध भारती का प्रोग्राम था, अभी बंद कर दिया उन लोगों ने जी। जो ये परिस्थिति के कारण बंद हुआ है। तो डॉक्टरों को अभी बुलाया जाता नहीं है स्टूडियो में, वो एक रीजन होता है। टेलीफोन पे लंबी लंबी बात करने में उनको शायद दिक्कत होती होगी मोबाइल पे, तो इसके कारण ये अभी बंद हुआ है। लेकिन उसमें क्या था, उस गानों में भी लोगों को उस प्रोग्राम में बातचीत के दौरान गानों का टेम्पटेशन देना पड़ता था। तो ये चीज मुझे पसंद नहीं है। जी जी। वो हमारा जो सुनने का इंटरेस्ट है वो उसमें ब्रेक होता है। जब कोई फिल्मी हस्ती का इंटरव्यू आता है तो उसमें आप गाने देते हैं उनके संबंधित, ये अलग बात है। लेकिन जो फिल्मी हस्ती नहीं होती है उनके अंदर गाने देने का मैं कोई मतलब इतना ज्यादा नहीं समझता। जी, आप सही कह रहे हैं कि आज इंटरनेट के युग में गीत सुनने के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आकाशवाणी का कोई सानी नहीं है। जिस तरह के गीत आकाशवाणी में बजते हैं आप देखेंगे किसी और चैनल में आपको नहीं सुनाई देंगे। ये जीवन से जुड़े गीत होते हैं, हंसी के, खुशी के, हर तरह के। आपको मनोरंजन तो देते हैं क्योंकि मनोरंजन का माध्यम है आकाशवाणी, लेकिन ज्ञान वाले, सामाजिक सरोकार वाले और जीवन को और प्रेरणा देने वाले, इस तरह से जो आप लोग कार्यक्रम बनाते हैं उनके साथ में आप गीत उसी तरह के जोड़ते हैं। ये बहुत कहना चाहिए समाज को प्रेरणादायक हमें लगता है। और ये जो आपके चैनल्स में जो गीत बजते हैं एफएम में खास करके, तो वो मुझे न कि उनकी भाषा अच्छी लगती है, कॉकटेल की भाषा बोलते हैं, वो किस भाषा में बात करते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि हमारे बच्चों को वही पसंद है उनकी, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि पूरा जनमानस जो है वो ज़्यादातर आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये एक अच्छी बात है। तो और किस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए जो कि श्रोताओं को बांध के रख सकते हैं? जैसा कि अभी यशपाल जी ने बताया कि श्रोता कम हो रहे हैं और युवाओं की अगर बात करें तो रेडियो
पर उनका बहुत ज्यादा अब ध्यान नहीं है, जबकि रेडियो अब मोबाइल पर भी उपलब्ध हो गया है ऐप के माध्यम से। प्रोग्राम किस सेहत के हिसाब से प्रोग्राम है, एजुकेशन के हिसाब से प्रोग्राम होते हैं, सब अपनी अपने रूप से जरूरी है, कोई बिन जरूरी प्रोग्राम नहीं है। मनोरंजन का प्रोग्राम है। जैसे रेडियो में बहुत लोग इतने क्रिएटिव आए हैं जी, रजनी शास्त्री और एम्यूल हैरी, उन्होंने जो गीतों भरी कहानी ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। यानी गाने फिल्मी, लेकिन उसके आसपास जो कहानी होती है वो गानों, ये जो फिल्म के गाने बजते हैं उनकी नहीं, वो कहानी अपनी लिखी हुई या किसी और की लिखी हुई उनके नाम से वो प्रेजेंट करते थे, आवाज में अपना चढ़ा उतार डायलॉग्स वे सब ये करके। तो उस प्रकार के प्रोग्राम पे इंटरेस्टेड थे। तो ऐसे प्रोग्राम को भी लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमारे युवा, ये तो बात मानना पड़ेगा कि रेडियो की तरफ उतने नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि रोजगार, समाचार या रोजगार से जुड़ी हुई चीजें अगर ज्यादा है, उन्हें लगे कि भाई ये सुनने से हमें फायदा है, तो वो शायद इसके लिए आकर्षित हो सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने आकर्षित होंगे। हाँ, संगीत एक ऐसी चीज है उसमें तो ऑलरेडी बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, सभी सुनते ही हैं। वो उसकी उम्र के हिसाब से कि भी कौन सा संगीत वो सुनेंगे। अब क्या होता है, पंजाबी गाने चलते हैं या हरियाणवी गाने चलते हैं, हमारे तो हरियाणवी बहुत चलते हैं, तो वो नहीं सुनते हैं, उन्हीं पे डीजे पे डांस करते हैं, उन्हें वही शौक है। अब वो पुराने गाने, वो मोहम्मद रफी या लता मंगेशकर या अन्य जो पुराने हमारे गायक लोग थे, उनके तो वो सुनना पसंद करते ही नहीं। कभी कभी मैं अपने घर पे ही सुनता हूँ, तो बहुत लोग आते हैं, नए बच्चे कहते हैं, ये आप कौन से गाने सुन रहे हो? तो मुझे भी बड़ी हंसी आती है। मतलब मैं तो फिर भी 60-70 दशक के सुन रहा हूँ, लोग तो 50-55 दशक के और 40 के दशक के भी सुनते हैं। लोकल जो रेडियो स्टेशन होते हैं वो अपने आसपास के कलाकारों को भी वहां पर मौका देते हैं और स्थानीय सूचनाएं, स्थानीय मौसम के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो वहां पर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में जो स्थानीय रेडियो को जो पिछले कुछ वर्षों से या अभी कुछ समय से जो लगातार रिले स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, जिसमें वो ये रहा है कि वो बड़े स्टेशनों, चाहे वो दिल्ली हो या बॉम्बे हो, वहां के ही कार्यक्रम वो भी लोकल रेडियो स्टेशन सुना रहे हैं। ऐसे में स्थानीय सूचनाओं के अभाव की वजह से तो लोग कहीं ऐसा नहीं है कि लोगों ने जुड़ना बंद कर दिया, क्योंकि स्थानीय सूचनाएं पहुंचना चाहिए या पहुंचाएं, इस उद्देश्य से ही जो एलआरएस है, जो लोकल रेडियो स्टेशन है, वो शुरुआत उनकी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, बिल्कुल। स्थानीय सूचनाओं पर कार्यक्रम होते हैं। मान लीजिए कोई आकाशवाणी की टीम गांव में आए और किसी सामाजिक कार्य पे वो कार्यक्रम करें, तो हो सकता है सुनने के लिए जो है लोग जो हैं ज्यादा जुड़े कि भाई आज हमारे गांव का कार्यक्रम आने वाला है या पड़ोस के गांव का आने वाला है। तो इस तरह के अगर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी और ज्यादा प्रयास करे तो इसमें निश्चित है, मैं मानता हूँ। क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम में आकाशवाणी नजाबाद का उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर उन्होंने जो क्षेत्र की प्रतिभाएं थी जी, तो उन्हें बुलाया था, उसमें अधिकतर गाने से संबंधित थे और अन्य विधाएं थी जिनमें वो पारंगत थे, उन सभी पे कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम बड़ा लोकप्रिय होता था जी। हालांकि मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं रेडियो से काफी दूर हूँ इस समय। रेडियो श्रोताओं के पास तो जरूर हूँ, लेकिन रेडियो से दूर हूँ जी, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि अब शायद सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। सुनने का समय नहीं मिल पाता या कार्यक्रम उस तरह के नहीं है जो सुनने के लिए आकर्षित करते हो? हाँ, दोनों ही वजह हो सकती है। हालांकि कार्यक्रम में भी हाँ बदलाव तो आया है। एफएम तो बिल्कुल ही सुनने को मन नहीं करता, मैं आपसे रियली बात बता रहा हूँ। जो नरसिंह राव जी जब मिनिस्टर थे, उस समय एफएम की फ्रीक्वेंसी का एक लॉट अलॉट किया गया था इंडिया को जी, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहां से। तो अगर ये यूज नहीं करने वाले थे तो ये फॉरफिट हो जाता और ये हक चला जाता। इसीलिए ये पूरे उस समय हर डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल रेडियो स्टेशन बनाने का कॉन्सेप्ट उन्होंने जारी कर दिया। और वो भी इस जमाने में जब बम्बई का जो मेट्रो चैनल था वो स्टीरियो में कन्वर्ट हो रहा था। ये जो लोकल एफएम स्टेशन उन्होंने दिए वो मोनो में दिए उन्होंने। जी 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 जी, मेरे प्रयत्न से ही हुआ था जी। तो भाई मैं तो 2 चैनल मांग रहा था सूरत में कि भाई हमें भी रीजनल चैनल दो, ये विविध भारती भी दो। तो उन्होंने लोकल को विविध भारती में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक ही चैनल रखा। तो ये जो बाद में उसमें परिवर्तन ये आए कि
डायरेक्टर जो होते थे लोकल, उनकी विस्पर चलता था। आपने कहा कि आप बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई जगह के एफएम गोल्ड हैं या बहुत सारे जो लोकल रेडियो स्टेशन है, या तो उनको रिले बना दिया गया है, रिले सेंटर, या फिर वो उन्हें बंद ही कर दिया गया है। कई जगह पर ऐसा हुआ है, स्थानीय कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या बंद हो गए हैं। तो ऐसे में श्रोताओं का जो जुड़ाव है वो तो स्वाभाविक रूप से कम होने वाला है, और ये अगर ये लगातार कम होता गया श्रोताओं से जुड़ाव, तो निश्चित रूप से एक दिन रेडियो बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। पहले तो एक बात कहता हूं मैं, आकाशवाणी को या प्रसार भारती को उन्होंने पूरी तरह कॉमर्शियल या प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहा है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है जी। रेलवे की तरह, रेलवे फॉरेन में आज कैपिटल, अभी मैंने पढ़ा एक जगह, कैपिटल कंट्रीज में भी रेलवे को उन्होंने ऐसा प्राइवेट नहीं किया। वो अगर लॉस में चलती है तो अभी लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है उसके कारण वो लोग उनको जारी रखते हैं और सुविधा भी अच्छी देते हैं। जबकि इधर की रेलवे का कॉन्सेप्ट क्या है कि लोग गिरदी में एक दूसरे से लग के जाए तब भी उनका प्रॉफिट हो, ये चीज बिल्कुल गलत है। सर्विस है वो सर्विस है, सर्विस मानी जो सेवा है वो सेवा ही है, उनको पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल, आज कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बिल्कुल, इसी तरह आकाशवाणी का भी है कि उनको आप नो डाउट कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग करे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट में ही है। गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। प्रसार भारती बनाया तो ये उसके अपने हल पर छोड़ दिया, वो कॉन्सेप्ट में गलत मानता हूँ। रिक्रूटमेंट में भी वो उन्होंने जो कैजुअल अनाउंसर से ही काम चलाना चाहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई गवर्नमेंट सर्विस करती है लेडी, उनका थोड़ा आवाज और थोड़ा नॉलेज अच्छा है, तो वो पहले सर्विस करेगी या अपने बच्चे को संभालेगी, घर संभालेगी फैमिली को, या बाद में वो आकाशवाणी के लिए प्रोग्राम बनाएगी। जी जी जी। तो उनका जो परमानेंट अनाउंसर जो रहते हैं, उनका जितना कंसंट्रेशन रहता है प्रोग्राम प्रिपेयर करने में, उतना एक चला है, कुछ लोग है जो वहाँ ध्यान नहीं देते और साथ में प्राइवेट काम करने में जुटे हैं। मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ कोई भी करता है, लेकिन कुछ लोग इसमें ज्यादा भी जुट गए हैं, ऐसा भी है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सिक्योरिटी का माहौल तो थोड़ा जरूरी बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी का माहौल भी बनना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। वो श्रोताओं के पत्रों से और एसएमएस से जो है एक अच्छी खासी आमदनी होती है सरकार को। ठीक है कि आज लॉकडाउन के दिनों में आप कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं उस तरह के फरमाइशी वाले, लेकिन एक श्रोता जो है वो आप तक के रेवेन्यू पहुंचाते हैं। और इसके अलावा भी आपको आप विज्ञापन के जरिए भी आपको इसकी आय होती है, हो सकती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये कम भी होता है तो भी जनहित में और जनरंजन को मद्देनजर रखते हुए इसका प्रसारण बंद नहीं किया जाना चाहिए, आकाशवाणी को बंद नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कला और संगीत का बेहतरीन आर्काइव है। आप जब कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो उस धारणा को आप बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें उसे। और हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को आकाशवाणी हमेशा से संरक्षित करती आई है। इसका बड़ा योगदान है, बहुत महत्व है। ये हर व्यक्ति तक, चाहे वो महिला हो या बच्चे हों या किसान हो या मजदूर हो या कोई किसी भी तरह का एक बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, सब तक उसकी रीच है। आपके हाथ में मोबाइल है, पहले ट्रांजिस्टर हुआ करते थे और भी साधन थे इसके, लेकिन आज आपके हाथ में मोबाइल है और आपके मोबाइल में पूरे देश के जितने भी आकाशवाणी हैं आपके रीच में है, आपके दूरदर्शन सारे जो हैं आपके रीच में हैं, आपके ऐप हैं इसके माध्यम से देश विदेश तक में इसे जितना आपके प्रसारण को सम्मान मिलता है, जितना स्थान मिलता है, जितनी वाहवाही मिलती है, मैं नहीं समझती कि किसी अन्य माध्यम के एफएम या किसी और चैनल को ये जो है शर्फ हासिल हो रहा होगा कि जो शर्फ आज देश विदेश में, दुनिया में हम अपना आकाशवाणी का झंडा लहरा रहे हैं, परचम फैला रहे हैं। यहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, जो भी कलाएं हैं, साहित्य से लेकर खेल से लेकर आपके
विज्ञान से लेकर आपकी हर तरह की जो है पूर्ति जो है आपके आकाशवाणी के द्वारा की जाती है मनोरंजन के साथ साथ, तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। और अगर इस तरह की बात हो रही है तो वो गलत है, ये सोच भी गलत है। और अगर कुछ होगा तो इसके लिए श्रोताओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कैसे बचेगी ये धरोहर अगर इसी तरह से हम इसको सिर्फ फायदे की वस्तु के रूप में अगर उसे हम ट्रीट करते रहे और अगर फायदा नहीं मिला तो उसे खत्म करने के लिए या बेच देने की बात सोचने लगे, ऐसे में कैसे होगा? ये तो गवर्नमेंट को अपना नजरिया ही बदलना पड़ेगा उसमें। तो जी, लोग अकेले लोग कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट अपने नजरिए से सोचेंगे तभी हो सकेगा। आज तो एक चीज बोलता हूँ जी, कि अभी ज्यादा तो मैं उसके लिए बोल नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट चैनल के मैनेजमेंट में भी कभी कभी गवर्नमेंट के लोग अंदर जुड़े होते हैं ना, इसका भी एक रीजन होता है कि गवर्नमेंट के वालों को खत्म करो किसी तरह। आज गवर्नमेंट जो रेडियो के जो एडवर्टाइजमेंट जो रेट होते हैं ना जी, वो बिल्कुल जो अतार्किक बोलते हैं ना उसे, इस प्रकार के हैं। सर एक बात प्रॉब्लम उनका ये होता है, एक मिनट, तो उसका एक प्रॉब्लम होता है कि वो लोकल लोग उनके ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकते। एक नीति के अंदर दे सकते हैं जो फिक्स की है उसमें, उसके से आगे नहीं। जबकि उसके सामने सब प्राइवेट चैनल वाले क्या होते हैं कि 1 पर 3 फ्री, फ्लेक्सिबल होता है वो कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये चीज में वो एडवर्टाइजमेंट स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचेगी ही खींचेगी, लेकिन उनको जो प्रचार करने वाले जो जिनका प्रचार हो है उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई ये रेडियो चैनल्स जो है इसके कोई परमानेंट श्रोता नहीं है। क्योंकि आज एक गाना इधर आया, लगा कि चलो बहुत सुना है, दूसरे चैनल पे चले गए तो वहाँ शायद वहाँ भी वही गाना मिल रहा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वाकई तो ये लोग इधर से उधर सब कूद करते हैं वो, जबकि विविध भारती के जो कमिटेड लिसनर्स है या रेडियो सिलोन के वो आज भी बने हुए हैं। तो नीति निर्धारण में कुछ सही ढंग से सोचने की आवश्यकता है, नीतियों में कहीं पर गलती हो रही है, क्या कहेंगे सत्य यशपाल जी? जी हाँ, बिल्कुल नीतियों में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। हालांकि मैं ये तो मानता हूँ, देखिए रेडियो का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा आने वाले 50 साल तक। हाँ, इसमें बदलाव जरूर हो सकता है। बदलाव तो देखो समय के साथ होता है, वो होगा। लेकिन मुख्य रूप से मेरा ये मानना है कि आकाशवाणी के जितने भी सरकारी केंद्र हैं जी, उनमें उत्पादक जो है उच्च क्वालिटी के बिठाने पड़ेंगे और वही दर्शकों को बांधे रख सकते हैं। वरना कार्यक्रम तो हमें प्राइवेट उस पर भी मिल रहे हैं, सही है नहीं सर? तो इस तरह से मुख्य रूप से उस चीज पर ध्यान देना होगा, मेरी राय तो यही है। बाकी कमाने पर ध्यान न दे सरकार के तो आय के स्रोत बहुत हैं, इस पर बिल्कुल भी ये मान के चले कि ये हमें जनता को एक तरह से मतलब मुफ्त देना ही देना है, देना भी चाहिए वाकई, क्योंकि ये सूचना का माध्यम है और लोगों के को जागरूक करने का माध्यम है, और जो कि किसानों से लेके शहरियों तक सभी प्रकार के लोगों तक ये जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पर इससे कमाने की बात सोचना। एक बात और सर जी बताएं। कभी हम समाचार सुनते थे, बीबीसी को सुनने के लिए हमें ध्यान है सन 1992 की बात बता रहा हूँ मैं, जब राम मंदिर का था मसला, तो उस समय सभी लोग, या उससे पहले की बात बता रहा हूँ, समाचार सुनने के लिए बीबीसी को ही सुनते थे कि भाई देखिए भाई ईमानदारी से खबरें ये देगा चैनल। अब क्या हो रहा है, जितने भी अंदर टीवी के भी कार्यक्रम है उन्हें देखने, अब एक तरह से इतना झूठ परोसा जा रहा है, विश्वास किस प्रकार लोगों को, क्योंकि वो चीजें जब ईमानदारी से जो प्रस्तुत की जाती थी तो उन्हें सुनने के लिए जो होता है श्रोता व्याकुल रहा करता था कि नहीं भाई वो जो स्टेशन है वो खबरें सही देगा। जी जी जी, तो वो विश्वास भी अब कम हो गया। अब सब लोग सोचते हैं कि भाई ये तो सरकार के द्वारा प्रायोजित है, ये तो अपना कार्यक्रम देगा और बस। तो इसलिए आदमी लोगों का विश्वास भी जो है वो कम हुआ है, कम हो जा रहा है। जी जी हाँ जी जी जी, विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता, विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, और रेडियो पहले से ही एक विश्वास का माध्यम रहा है। विश्वास की खबरें हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा दी जाती रही। यहाँ जो धरोहर है उसको बचाए रखने के लिए जो प्रयास है, क्या श्रोताओं की ओर से कोई प्रयास होंगे?
हाँ सर, श्रोता तो ये देखिए, जो सामाजिक हमारी समरसता है आज के समय में, वो थोड़ी सी बहुत उसमें एक बदलाव सा जो देखने को मिल रहा है ना, सबसे ज्यादा कष्ट तो हमें इस बात को लेकर होता है। और सरकारी जो हस्तक्षेप है हर कार्य में, इन चीजों से जो पड़ेगी, जगह को थोड़ा सा फ्री रखना होगा अच्छा सुनने के लिए, तो ये बदलाव नहीं होगा नहीं। तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा हमारे रेडियो का अस्तित्व पर प्रभाव तो पड़ेगा। नीति निर्धारकों को ये बात समझ में आए कि आवश्यकता है रेडियो के अस्तित्व को बचाए रखने की, उसके मूल स्वरूप को बचाए रखने की, और साथ ही जो एक धरोहर है हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इसे उसके मूल रूप में सहेजने की आवश्यकता है, उसको संभालने की आवश्यकता है, न कि इससे हम दोहन या किसी प्रकार की कमाई की बात सोचें। अगर किसी भी चीज से कमाई की बात सोचेंगे तो स्वाभाविक है बहुत दिन तक वो टिकी नहीं रह सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चर्चा, हमारी इस चिंतन से निश्चित रूप से शायद उन नीति निर्धारकों की आंखें खुलेंगी जो लोग इस प्रकार की संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को।